प्यारे बच्चों, आशा है आप सब लोग तैयार होंगे। ये मेरा आपकी रीट एग्ज़ाम से पहले सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और डालूंगा, वो आज ही डालूंगा, तो आपको उसको देखना है। अब जहाँ भी हो, रास्ते में हो, कहीं भी हो, उसको देखते रहना, देख लेना, नोट डाउन करनी ये बातें, क्योंकि ये बहुत खास है। और मैंने पूरे सिलेबस में से वो चीज़ें जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए छांटी हैं। और आप पहले दिन चले जाना परीक्षा में, है ना, देने से पहले परीक्षा की कुछ बातें और करेंगे, अगले वीडियोज़ में करूँगा, अगले वीडियो में करूँगा। और अभी 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 करते हैं इसकी बात। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा का मुख्य समर्थक है। चार ऑप्शंस हैं, फ्रॉइड, वोल्प, कार्ल युंग तथा या फिर कार्ल रोजर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वोल्प। आपको याद है, हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि वोल्प ने क्रमिक विसंवेदीकरण तकनीक दी है। वो विसंवेदीकरण था, संवेदीकरण नहीं था, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन दिया है। वो क्या था कि उसमें कोई फोबिया है, कोई डर है जिसका अनुबंध बन गया है पहले, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको काउंटर कंडीशनिंग के द्वारा, प्रति अनुबंध के द्वारा, कुछ अच्छी चीज़ों को साथ मिला के हम उस फोबिया, उस डर को ख़त्म करते हैं। इसलिए वोल्प व्यवहार चिकित्सा के मुख्य समर्थक माने जाते हैं। फ्रॉइड साहब की बात करें तो याद रखना, फ्रॉइड ने जो चिकित्सा दी है साइकोडायनेमिक थेरेपी है, और साइकोडायनेमिक थेरेपी सबसे प्राचीन है। ये दूसरा प्रश्न बनता है। और फ्राइड की जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है वो आपका ड्रीम एनालिसिस है, या फिर फ्री एसोसिएशन है, मुक्त सबसेचर्य है। ओके, बाकी दो की बात करेंगे बाद में। सवाल नंबर 2, दूसरा प्रश्न देखिए। वैकल्पिक चिकित्सा का प्रकार नहीं है। चार ऑप्शंस हैं, योगा, मेडिटेशन, लोगो चिकित्सा, एक्यूपंक्चर। ये सारे क्वेश्चंस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और एनसीईआरटी की बुक्स में से हैं, इसलिए ऑथेंटिक है, ठीक है। तो वैकल्पिक चिकित्सा का प्रकार इनमें तीन में से एक नहीं है, जिसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लोगो चिकित्सा। ध्यान रखना, योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर या अपने नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सारे क्या होते हैं, वैकल्पिक चिकित्सा के प्रकार माने गए हैं। पर लोगो चिकित्सा अलग है, जो इसका आंसर होगा। एक नाम आपको याद रखना है, विक्टर फ्रेंकल। कौन सा नाम? विक्टर फ्रेंकल साहब ने ये दिया है, लोगो चिकित्सा। विक्टर फ्रेंकल नाम है इनका, विक्टर फ्रेंकल, याद रहेगा, विक्टर फ्रेंकल। दरअसल क्या होती है लोगो चिकित्सा? तो लोगो चिकित्सा का मतलब ये, लोगो शब्द जो है उसका अर्थ है, आपको याद है, साइकोलोगस, तो वही लोगो है। लोगो का अर्थ होता है वर्णन, व्याख्या या अर्थ निर्माण। तो विक्टर फ्रेंकल साहब ने ये बोला कि हम सबकी ज़िंदगी का कोई अर्थ है, और हम उस अर्थ को ढूंढें, उस अर्थ को खोजें, और ये चिकित्सा हमें अपनी ज़िंदगी के उस मायने को, उस अर्थ को, उस उद्देश्य को ढूंढने में, लक्ष्य को ढूंढने में मदद करती है। और व्यक्ति पुरानी सब बातों को, सब चिंताओं को दरकिनार करके और एक मोटिवेटेड रूप में, साइकोलॉजिकल बेहतरी के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और ज़िंदगी संवर जाती है। ये वाली एक थेरेपी है जिसको नाम देते हैं लोगो चिकित्सा, और लोगो चिकित्सा देने वाले हैं विक्टर फ्रेंकल। सवाल नंबर 3 देखो, तीसरे में मैं आपको एक बात बता दूं, अपने यहाँ पे दोनों ही बुक्स में, बोर्ड में और एनसीईआरटी में, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड्स को बहुत महत्व दिया गया है, और परीक्षाओं में अपने यहाँ प्रश्न भी आए हैं। हालांकि सेकंड ग्रेड में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लें। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में एक बेसिक फ़र्क ये है कि एटीट्यूड्स, या एटीट्यूड जिसको हम अभिवृत्ति बोलते हैं, या पूर्वाग्रह भी बोल सकते हैं, व्यवहार भी बोल सकते हैं, कुछ भी, तो ये क्या है, ये अर्जित होता है, अर्नड होती है। यानी किसी के बारे में हम कोई दृष्टिकोण बना लेते हैं, वो एटीट्यूड है, वो एब्सोल्यूट अर्नड है, एकदम से अर्जित है। जबकि दूसरा टर्म है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के हिंदी में बहुत से नाम हो सकते हैं, अभिक्षमता कह सकते हैं, एप्टीट्यूड अभियोग्यता कह सकते हैं। दरअसल एप्टीट्यूड वो जन्मजात अंतर्निहित योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी भी बालक के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्व कथन कर सकते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में प्रोग्रेस करेगा। ध्यान रखने वाली बात है, एप्टीट्यूड जन्मजात है, बाई बर्थ है, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा इसको बढ़ाया भी जाता है। इसलिए एप्टीट्यूड अर्जित और जन्मजात दोनों हो जाएगी, एटीट्यूड केवल अर्जित होगी, ठीक है। और इनके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, सिद्धांत भी हैं, तो आ सकती हैं कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, उनकी हम बात करेंगे। चलिए, सवाल नंबर 3 था, पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्ति है, या भाव है, या विचार है, या व्यवहार है। तो हालांकि व्यवहार भी है, भाव भी है, पर हमको राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर 1, अभिवृत्ति है। पूर्वाग्रह क्या है? एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, जो परिवर्तनशील है, जो अर्जित है।
सवाल नंबर 4 और चौथा देखिए आप। चौथे में कुछ सिद्धांत हैं जो इन बुक्स में दिए हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, अभिवृत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। पहला है DAT। इनके इनके प्रतिपादक की मैंने साथ में दे दी ताकि आपको PDF में बहुत आसानी रहे। DAT बिनेट, शिशोर तथा वेजमैन ने दिया था। संज्ञानात्मक विसन्नदिता सिद्धांत, कोग्निटिव डिजोनेंस थ्योरी बोलते हैं, लियोन फेस्टिंजर साहब की है। फेस्टिंजर या फेस्टिंगर एक ही बात है। अनुनयात्मक संचार, परसुएसिव कम्युनिकेशन, हॉवलैंड ने दिया है। और POX ट्रायंगल, फ्रिट्ज हाइडर ने दिया है। तो इनमें 3 तो हैं एटीट्यूड के और एक है एप्टीट्यूड का, जो कि 1 नंबर वाला है। DAT विनेट, सिसोर, वेजमैन साहब का है। ये इसका आंसर होगा। ये DAT क्या है, DAT के बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लें। संज्ञानात्मक विसन्नदिता सिद्धांत या कोग्निटिव डिजोनेंस का मतलब क्या होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत 2 अभिवृत्तियां बनी है। ये लियोन फेस्टिंजर साहब ने दिया। फेस्टिंजर या फेस्टिंगर, जी को गए बोले तो फेस्टिंगर हो जाएगा, ने दिया है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब 2 परस्पर विरोधी या प्रतिकूल अभिवृत्तियां बनती हैं तो हमें एक को बदलना पड़ता है, तब जाके मामला सेट होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपके मन में एक एटीट्यूड है कि फास्ट फूड से मोटापा बढ़ता है। तो एक तो आपका ये एटीट्यूड है, फास्ट फूड से मोटापा बढ़ता है बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद है। अब दोनों में इम्बैलेंस हो गया ना, आपको एक को बदलना पड़ेगा, है ना। या तो वो वाली बात फास्ट फूड के लिए आपके जो मन में है उसको बदलिए, उस पूर्वाग्रह को बदलिए, या फिर आप अपने आप को समझा लें कि साहब इससे मोटापा बढ़ता है इसलिए मैं फास्ट फूड छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। तो ये एग्जाम्पल है संज्ञानात्मक विसन्नदिता का, कोग्निटिव डिजोनेंस का, जो लियोन फेस्टिंगर साहब ने दिया है। दूसरा है परस्यूएसिव कम्युनिकेशन। ये एक तरीके से एडवर्टीजमेंट की बात है। हम जो भी ऐड देखते हैं ना, विज्ञापन देखते हैं, किस तरह से वो हमारे हमारे उथल पुथल मचा देते हैं और हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उनकी वो बात जो वो हमसे हम कहलाना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, हम मान लें। तो ये है दरअसल परस्यूएसिव कम्युनिकेशन या अनुनयात्मक संचार, हावलैंड। इसका एक एग्जांपल दिया है अपने इसमें RBSC में कि एक लड़की जो जो जीन्स पहनना पसंद करती है, लेकिन उसकी शादी हो गई। तो शादी के जस्ट बाद में उसको सब लोग, घर वाले, सासू माँ, सब कहते हैं साड़ी पहनो, तो वो साड़ी पहनती है। तो पहले तो वो उनके दबाव में, क्योंकि चारों तरफ से ये माहौल था ना, उस माहौल में वो पहनना शुरू कर देती है और बाद में उसको साड़ी पहनना पसंद भी आने लग जाता है। इसको बोलते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन, और ये एडवर्टीजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है POX ट्राइंगल, POX त्रिकोण। इसको बैलेंस थियरी भी कहते हैं। एटीट्यूड की बैलेंस थियरी फ्रिट्ज हाइडर ने दी है। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक ट्रायंगल बनता है POX, दरअसल P है पर्सन, यानी वो व्यक्ति जिसके एटीट्यूड के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। दूसरा है O वो अदर पर्सन है, दूसरा व्यक्ति है जिसका कोई एटीट्यूड दूसरा हो सकता है। और तीसरी चीज़ है X वो वस्तु है, वो कंटेंट है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो तीनों में एक रिलेशन बनता है, और जहाँ तीनों ही सकारात्मक हों वहाँ तो बैलेंस हो जाता है, पर तीनों में से कोई एक नकारात्मक हो तो बैलेंस बिगड़ जाता है। हालांकि 2 नेगेटिव हों, एक पॉजिटिव हो तो भी बैलेंस बनता है। पर हमको ये ध्यान रखना है, POX एक ट्रायंगल है जो एटीट्यूड का एक मॉडल है, सिद्धांत है, जो दिया है फ्रिट्ज हाइडर ने। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक लड़का है ना, उसके पापा हैं और एक मारुति कार है। ओके, मारुति कार है। तो जो एग्जांपल उसमें दिया वही दे रहा हूँ। तो लड़के की एटीट्यूड मारुति कार के बारे में अच्छी नहीं है कि ये ख़राब है, ये मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए सब, है ना। उसके पापा का एटीट्यूड जो है वो मारुति कार के लिए अच्छा है कि तू ज़्यादा स्पीड में भागेगा नहीं। तो वो एक अच्छा काम करता है, आपकी तरह वो एग्ज़ाम देने जाता है, सिलेक्ट होता है, तो उसके पापा कहते हैं मैं तेरे को कल गिफ्ट दूंगा गाड़ी, और पता है कौन सी दूंगा, मारुति। अब यहाँ इम्बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो कुछ बदलना पड़ेगा। 3 चीज़ें हो गई ना इस एग्जाम्पल में। लड़का जिसका एटीट्यूड हम जान रहे हैं वो हो गया P, उसके पापा वो हो गए O, और मारुति कार हो गई X। तो ऐसा एक ट्रायंगल दिया था फ्रिट्ज हाइडर ने। तो याद रहेगी आपको ये बात। कोग्निटिव डिजोनेंस लियोन फेस्टिंगर, परस्यूएसिव कम्युनिकेशन या अनुनयात्मक संचार हावलैंड, और POX त्रिकोण या POX ट्रायंगल फ्रिट्ज हाइडर। ये तीनों ही एटीट्यूड के या अभिवृत्ति के सिद्धांत हैं। किसके सिद्धांत हैं? अभिवृत्ति के। जबकि DAT बिनेट, सिसोर तथा वेजमैन साहब ने दिया था तो अभियोग्यता या एप्टीट्यूड का सिद्धांत है। ओके, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल फिर एटीट्यूड के बारे में है। अभिवृत्ति के कितने घटक होते हैं? तो हमको बोलना है 3 घटक होते हैं साहब। कोग्निटिव, तीनों जो पक्ष होते हैं ना व्यवहार के, वो अभिवृत्ति के घटक होते हैं। इनको ABC भी बोलते हैं, कोग्निटिव, बिहेवियरल और अफेक्टिव। ठीक है, तो इनको ABC भी बोल सकते हैं। आपके तीनों वो पक्ष भी हो गए
संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावात्मक। सवाल नंबर 6, छठा सवाल देखिए। वापस स्मृति, आप बोलेंगे साहब स्मृति पे इस बार काफ़ी की है, तो कौन जाने पूछ लें। तो स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? विलियम जेम्स, एबिंगहास, टलविंग या फिर मिलर? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा एबिंगहास। एबिंगहास साहब की बहुत सी बातें कर चुके हैं हम पिछले वीडियोस में, याद रखना। पहली बार क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले एबिंगहास साहब थे, लेकिन एबिंगहास ने स्मृति को निष्क्रिय माना था। क्या माना था? निष्क्रिय माना था। ओके। विलियम जेम्स, आपको याद है विलियम जेम्स की कुछ बातें? एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघु स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति कहा था और लॉन्ग टर्म मेमोरी को गौण स्मृति कहा था। यानी एसटीएम को विलियम जेम्स ने प्राइमरी और एलटीएम को सेकेंडरी मेमोरी बोला था। एसटीएम की बात करें तो बता भी चुका हूं मैं खूब आपको, है ना। एसटीएम को प्राथमिक स्मृति विलियम जेम्स ने कहा, इसको सक्रिय स्मृति भी कहते हैं, कार्यकारी स्मृति भी कहते हैं, तात्कालिक स्मृति भी कहते हैं। ठीक है, ये विलियम जेम्स साहब की बात है। मिलर के बारे में ध्यान रखना। मिलर साहब ने स्मृति की एक विधि दी है, चंकिंग मेथड। चंक्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। चंकिंग मेथड या खंडियन विधि दी है, खंडियन या खंड विधि दी है मिलर साहब ने। किसने? मिलर साहब ने। खंड विधि क्या होती है? खंड विधि वो होती है कि जिसमें कोई चीज़ हमें वैसे याद नहीं रहती, पर हम उसको चंक्स और टुकड़ों में बांट लेंगे तो याद रह जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आप 1947196819 फिर 62020 19471968 1986 2020 को बताएं, याद रख के। तो ऐसे हमको हो सकता है याद नहीं आए, लेकिन हम इसके इसके भाई कोई आधा लॉजिक तो होता है चंक्स बांटने का, एक रिदम होता है, रिदम में भी हम याद कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर बोलते हैं ना 24 26 28 ऐसा, तो ये क्या है? चंक्स में। जैसे 1947 1968 1986 2020 देश आज़ाद हुआ, पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति और 2020 तीसरी शिक्षा नीति, तो इसको हम कभी नहीं भूलते। इस तरह से चंकिंग में याद रखने वाली विधि किसने दी है? मिलर साहब ने दी है। ओके। और एक टलविंग, आपको याद है टलविंग साहब ने दो चीज़ें दी थी, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। एक इनकी बहुत अच्छी बात है कि टलविंग साहब ने लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति के दो भाग किए थे, आपको याद है? एक तो एपिसोडिक, एक सीमेंटिक। एपिसोडिक और सीमेंटिक दो भाग किए थे, याद है ना आपको? एपिसोडिक क्या था? एपिसोडिक था वो जिसमें संदर्भ में हम किसी चीज़ को याद रखते हैं, और सीमेंटिक वो है जिसमें अर्थ किसी चीज़ का हो गया तो हम उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलते। एपिसोडिक और सीमेंटिक दोनों ही लॉन्ग टर्म मेमोरी के प्रकार हैं। ये किसने बताए थे? टलविंग साहब ने बताए थे। तो मिलर ने चंकिंग मेथड बताया, खंड विधि बताई, टलविंग ने एपिसोडिक और सीमेंटिक दो प्रकार बताए दीर्घकालीन स्मृति के, जिसमें एक प्रक्रिया पर आधारित है और एक प्रक्रिया बेस है, वो आपका संदर्भ वाला है। ठीक है। और याद रखेंगे एबिंगहास ने निष्क्रिय बोला, लेकिन स्मृति पर सबसे पहले अध्ययन किया। विलियम जेम्स ने एलटीएम को प्राथमिक और एलटीएम को प्राथमिक और माफ करें एसटीएम को प्राथमिक, शॉर्ट टर्म को प्राथमिक और लॉन्ग टर्म को द्वितीयक या गौण स्मृति बोला था। तो स्मृति के ये कुछ बातें आपसे हमने करी। अब है सवाल नंबर 7। आज मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, इसकी वजह है, ठीक है ना। आप इसको जल्दी से देख लेना, पर नोट डाउन जरूर करना ये बातें। चलिए, 7th वन, स्मृति कोई निष्क्रिय क्रिया न होकर सक्रिय व रचनात्मक प्रक्रिया है। किसने बोला ऐसा? थॉमस रॉबिन्सन, याद आ रहा है आपको? फ्रेडरिक बार्टलेट, एटकिंसन व सिफरिन, बेडेले। तो ध्यान देना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्रेडरिक बार्टलेट। यानी बार्टलेट ने बोला रचनात्मक है वो, तो उसमें संशोधन होता रहता है ना, अपनी चीज़ें जोड़ते हैं उसमें कुछ, तो फिर वो स्मृति ज़्यादा याद रहती है। हम किसी गीत को जोड़ दें उसके साथ, किसी संदर्भ को जोड़ दें उसके साथ, कोई पोइम जोड़ दें, कुछ और जोड़ दें, तो याद रहेगी। विलियम जेम्स साहब ने तो निष्क्रिय बोला था, तो फ्रेडरिक बार्टलेट इस काम के लिए मशहूर हैं। ओके। एटकिंसन व सिफरिन याद है? इन्होंने स्टेज मॉडल दिया था, इन्होंने अवस्था मॉडल दिया था स्मृति का, और इन्होंने बताया था 3 प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं, संवेदी वाली सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम, और लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम। याद है ना आपको? ये 1 सेकंड, ये 30 सेकंड, और ये ज़िंदगी भर लॉन्ग टर्म। ये एटकिंसन व सिफरी थे। एक बेडेले साहब की बात आप याद रखना, महत्वपूर्ण है बेडेले साहब। एक्चुअली बेडेले ने क्या बोला? बेडेले ने ये कहा कि साहब शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बोला उन्होंने, लघुकालीन स्मृति कि दरअसल लघुकालीन स्मृति, अल्पकालीन स्मृति एक नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत से तत्व होते हैं। इसलिए बेडेले लघुकालीन स्मृति के बहुतत्व मॉडल के जनक माने जाते हैं। बहुतत्व मॉडल किसने दिया? बेडेले ने दिया।
और बहुतत्व मॉडल क्या बोलता है कि साहब लघुकालीन स्मृति एक एक नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से तत्व, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। और ये बहुतत्व मॉडल कौन सी स्मृति के बारे में है, सेंसरी मेमोरी के बारे में है, या शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, या लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, तो हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में। और एक और बात इनके परीक्षा में आ चुकी है बेडेले साहब की, कि इन्होंने अल्पकालीन स्मृति को चेतन का वर्क बैंक बोला। क्या बोला? कि अल्पकालीन स्मृति चेतन का वर्क बैंक है, कार्य मेज है, वर्क बैंक, सॉरी वर्क मेज या वर्क बेंच। वर्क बेंच मतलब यानी बहुत सी चीज़ें रहती हैं उसमें, है ना, एक एक नहीं है, बहुत से तत्व हैं, बहुत से बेंच पे बहुत चीज़ें पड़ी रहती है ना। तो वैसे ही चेतन का वर्क बेंच या चेतन की वर्क मेज किसको बोला? शॉर्ट टर्म मेमोरी को बोला। बहुतत्व मॉडल किससे संबंधित है? शॉर्ट टर्म मेमोरी से संबंधित है। और ये दोनों ही बेहतरीन चीज़ें देने वाले कौन है? बेडेले साहब हैं, बेडेले साहब। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बार्टलेट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, थॉमस व रॉबिन्सन की एक बात किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। थॉमस व रॉबिन्सन ने वो एक तकनीक दी थी ना, PQRST, याद है आपको? हमने आपको बताया था PQRST, जिसमें P से था प्रीव्यू, Q से था क्वेश्चन, R से क्या था? रिव्यू, S से था सेल्फ रेसिटेशन और T से था टेस्ट। इसी तरह से ये NCERT की बात है, ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक बात एक ही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में थॉमस व रॉबिन्सन की टेक्निक को पता है क्या बोला गया है? SQ4R बोला है। सेम बात है। S से उन्होंने बोल दिया सर्वे, S से क्या बोल दिया? सर्वे। Q से बोल दिया क्वेश्चन या क्वेश्चनिंग, तो सर्वे वही आपका प्रीव्यू है, क्वेश्चनिंग वही है। उसके बाद 4R बोल दिए। कितने R बोल दिए? 4R कौन से हैं? पहला है रीड, दूसरा है रिसाइट, वहाँ सेल्फ रिसाइट था, यहाँ पे रिसाइट है, वर्णन करना। तीसरा है रिव्यू, और चौथा उन्होंने बोला रिफ्लेक्ट, यानी सबसे अंत में रिफ्लेक्ट करना, चिंतन करना। तो SQ4R में 4 जो R हैं वो कौन कौन से हो गए? रिव्यू, रीड, रिसाइट, रिव्यू और रिफ्लेक्ट। और पहले सर्वे, प्रीव्यू, और Q क्वेश्चनिंग। तो सेम वही बात है। तो थॉमस रॉबिन्सन साहब। 8वां सवाल देखिए। ओके, मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायां गोलार्ध। बायां गोलार्ध राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया सा प्रश्न 9वां। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1, भाषा व व्याकरण का उत्पादन ब्रोका क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। भाषा व स्पीच को समझना वर्निक्स क्षेत्र, ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्पादन, प्रोडक्शन आए तो ब्रोका खंड करना है, ब्रोका एरिया करना है। और अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंड, स्पीच और भाषा को कॉम्प्रीहेंड करना, समझना आए तो फिर वर्निक्स एरिया करना है। तो ब्रोका वर्निक्स याद रखना। शब्द जाल या जार्गन अवधि, जार्गन 12 से 18 माह, इसको हम सही मान लेते हैं। ये जस्ट बेबलिंग के बाद में होता है, ठीक है ना। बेबलिंग 6 से 8 महीने में बच्चा बोलता है ना, बेबलिंग में वो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बाद क्या करता है? बेबलिंग के बाद वो बोलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। दरअसल ये जार्गन जो शब्द है ना, जार्गन शब्द, ये फ्रेंच भाषा का है, और इसका एक ट्विटर अर्थ हो सकता है, यानी पक्षियों की भाषा। ट्विटर ट्विटर करते हैं ना हम लोग, हैंडल, अभी नहीं करते, करेंगे हम, जब आपका जॉब लग जाएगा तो हम भी करेंगे, आप भी करना ट्विटर। तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे आयरन स्टेटमेंट होते हैं, है ना, जो हर किसी के समझ में नहीं आती। इसलिए जार्गन भी क्या होता है कि जिनको समझ में आता है, एक ग्रुप विशेष को ही समझ में आती है, वो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती, उस ग्रुप से बाहर के जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आती। तो बच्चा पहली जो भाषा बोलता है वो यही शब्द जाल होते हैं उसके, इसी को जार्गन अवधि कहते हैं। और ये समय आप ले सकते हैं 12 से 18 माह, ये गलत नहीं है, ठीक है। 8 से बाद में करें तो भी चलेगा। इसके बाद चौथा ऑप्शन है चिंतन शून्य वाक सहज अवस्था, द्वितीय अवस्था। ये इस प्रश्न का आंसर है, क्योंकि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि चिंतन शून्य वाक सहज अवस्था, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये दिया था आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ने। और चिंतन शून्य वाक अवस्था, जिसको उन्होंने नेव स्टेप बोला था, नेव, यानी बच्चा चिंतन शुरू नहीं कर रहा। तो पहली भाषा है जो उन्होंने सामाजिक भाषा बोली ना, वही सेम दूसरे शब्दों में चिंतन शून्य वाक सहज अवस्था है। वो द्वितीय अवस्था नहीं है, बल्कि प्रथम अवस्था है। याद रखना इस पे। प्रथम अवस्था कौन सी होगी? चिंतन शून्य वाक सहज अवस्था हो गई, द्वितीय प्राइवेट स्पीच हो गई, और तृतीय इनर साइलेंट स्पीच हो गई, ठीक है ना। या फिर प्रथम अवस्था सोशल लैंग्वेज होगी वाइगोत्स्की के अनुसार, और द्वितीय ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज होगी। हालांकि ईगोसेंट्रिक पियाजे ने भी बोला है, पर वाइगोत्स्की ने भी, वाइगोत्स्की हम पढ़ते हैं ना, वही सेम जेडपीडी स्के फोल्डिंग की बात है साहब। स्के फोल्डिंग वर्ड तो दिया था ब्रूनर ने, पर वाइगोत्स्की के साथ भी स्के फोल्डिंग को हम जोड़ते हैं। तो उसी तरह ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज भी हम वाइगोत्स्की के साथ जोड़ते हैं। और ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज सेकंड है, इनर साइलेंट थर्ड है, ठीक है, याद है आपको। अच्छा, ऐसा प्रश्न आया कभी, मेरे को किसी ने पूछा था कि साहब
मध्य बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में बालक की भाषा। अब दो ऑप्शंस पे ध्यान करिए। बालक की भाषा ईगोसेंट्रिक से सामाजिक भाषा की ओर बढ़ती है या सामाजिक से ईगोसेंट्रिक की ओर बढ़ती है? तो पहली भाषा कौन सी थी? सामाजिक थी ना, तो सामाजिक से ईगोसेंट्रिक की ओर बढ़ती है, ऐसा आंसर होगा। या चिंतन शून्य वाक सहज अवस्था से व्यक्तिगत वार्ता की ओर बढ़ती है। इनका क्रम ध्यान रखना। पहला है चिंतन शून्य वाक अवस्था, नेव स्टेप बोल सकते हैं इसको, प्रथम अवस्था है। दूसरी है आपकी ईगोसेंट्रिक बोल सकते हैं या प्राइवेट स्पीच बोल सकते हैं, व्यक्तिगत वार्ता बोल सकते हैं, खुद से ही बात करता है बच्चा बोल के, ये दूसरी होती है, ठीक है। और तीसरी आंतरिक मौन संभाषण। ये तीन वाइगोत्स्की साहब ने बताई हैं। तो चलिए साहब, अब है सवाल नंबर नेक्स्ट, एक और एक्स्ट्रा आपके लिए, फिर 9 का सवाल। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखना कोलमैन ग्रिफिथ। खेल मनोविज्ञान के जनक हैं कोलमैन ग्रिफिथ साहब। इन्होंने पहली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेबोरेटरी बनाई थी, तो कोलमैन ग्रिफिथ नाम याद रखना। सवाल नंबर 10, वृद्ध व्यक्तियों के मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? सामुदायिक मनोविज्ञान या परा मनोविज्ञान या जरा मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान? तो इसका आंसर हो जाएगा जरा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान तो वो है, मतलब इंसानों से इतर कोई बात अगर है तो वो परा मनोविज्ञान की बात है, जबकि जरा मनोविज्ञान वृद्ध व्यक्तियों के बारे में है। तो जरा से आपको याद रह जाएगा, जर्जर हो जाते हैं वो ना, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो जरा मनोविज्ञान याद रखने के लिए है ये। ओके, 11th, कौन सा व्यक्तित्व का स्व प्रतिवेदक मापक नहीं है? बहुत अच्छी बात है। देखो, स्व प्रतिवेदक को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट। जो हमारी ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो बखूबी इन बातों को जानते हैं। सेल्फ रिपोर्ट यानी जिसमें क्या होता है, कोई प्रश्न पूछता है और हम उन प्रश्नों का जवाब देते हैं, वो एक प्रश्नावली बनती है, ठीक है। ज़्यादातर ये डिसऑर्डर्स और उनके बारे में होती है। तो हमारे जवाब जो हमने दिए उनके आधार पे कोई हमारे व्यक्तित्व का असेसमेंट करे, दैट इज सेल्फ रिपोर्ट अप्रोच, उसको बोलते हैं स्व प्रतिवेदक मापक। और यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ये नहीं है। तो MMPI तो है साहब। MMPI क्या है? हमारी बुक में भी है और क्लासेस में आपने खूब देखा है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसमें अभी 567 कथन है, 10 स्केल्स हैं उसकी, जो मनोरोगों के बारे में है। मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ मेरी वीडियोज़ में भी। हाथावे मैकिलने ने बनाई थी 1940s में, ठीक है। EPQ क्या है? EPQ दरअसल आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी है, यानी प्रश्नावली है ना ये सब। आइजेंक ने जो प्रश्नावली बनाई थी, क्वेश्चनरी बनाई थी, वो है 3 विमाएँ, याद है आपको आइजेंक वाली? वो 3 विमाओं वाली, और 16 PF केटल साहब की है। तो ये तीनों ही स्व प्रतिवेदक में आते हैं। आप बोलेंगे साहब ये EPQ और 16 PF तो आपने ट्रेड्स अप्रोच में बताया, बिल्कुल ट्रेड्स में भी हैं ये, और इनको सेल्फ रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो MMPI हाथावे मैकिलने वाली, EPQ हेंस आइजेंक की क्वेश्चनरी है जिसमें 3 विमाएँ बताई हैं। 16 PF केटल साहब की है। और PFT पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है, जो रोजनविंग ने दिया था, याद है ना आपको? पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट 24 कार्टून्स वाला, जिनको देख के कुंठा उत्पन्न होती है। तो कुंठा तस्वीर परीक्षण, ये क्या है? ये दरअसल प्रोजेक्टिव अप्रोच है। ये क्या है? प्रोजेक्टिव। जैसे इंक ब्लड टेस्ट हरमन रोशा वाला प्रोजेक्टिव है, TAT CAT प्रोजेक्टिव है, ठीक है ना। FWAT वाक्य पूर्ति, ये सब प्रोजेक्टिव हैं जिनमें अचेतन की बातें सामने लाई जाती हैं। तो PFT वो है, इसलिए PFT सेल्फ रिपोर्ट नहीं है। ये तीनों सेल्फ रिपोर्ट हैं, MMPI, EPQ, 16 PF। MMPI पे मेरे को याद आ रहा है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री की तर्ज पर हमारे यहाँ पे मलिक सर जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं ना, मलिक सर और जोशी ने जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका बनाई है, JMPI के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, सवाल नंबर 12, 12वां। और यहाँ भी एक कन्फ्यूजन था, बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर लेवी इट्टल कहाँ गए? तो लेवी इट्टल थे साहब पहले NCERT में, अब चले गए कहीं, इसलिए लेटेस्ट जो चीज़ है हम उसको देखेंगे। व्यक्तित्व का टाइप A तथा टाइप B किसने दिया? रोजनमैन, फ्रेडमैन, मोरिस, जॉन डिनोलेट या जी हॉलैंड? तो इसका सही जवाब है रोजनमैन व फ्रेडमैन। ध्यान रखना, PFT वाले रोजनविंग थे और ये रोजनमैन है। रोजनमैन में फ्रेडमैन ने टाइप A और टाइप B दिया। टाइप A और टाइप B पता है क्या है? ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में है। यानी टाइप A वाले तो वो लोग हैं जिनको हृदय रोग की संभावना ज़्यादा होती है। ये तीनों रोग के बारे में है, ठीक है। और B टाइप के वो हैं जिनमें हृदय रोग की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि उनके लक्षण ही ऐसे होते हैं। मोरिस ने दिया C टाइप। कौन सा टाइप? A B दोनों तो आगे, रोजनमैन फ्रेडमैन साहब के हृदय रोग से संबंधित। मोरिस ने C टाइप दिया जो कैंसर रोग से संबंधित है। हालांकि इनके मनोवैज्ञानिक कारण बताए हैं कि कौन से जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि इनको कैंसर की संभावना कम है कि ज़्यादा है।
इसी तरह हार्ट अटैक की संभावना कम है कि ज़्यादा है। इसी तरह से टाइप डी जो है वो डिप्रेशन के बारे में है। डी से डिप्रेशन, सी से कैंसर, ठीक है। ए और बी हार्ट डिजीज। तो डिप्रेशन के बारे में टाइप डी देने वाले हैं जॉन डिनोलेट। कौन है? जॉन डिनोलेट, नाम याद रखना। अगर परीक्षा में लेवी इटल कहीं पूछ लें, ये नहीं मिले तो वो भी आंसर कर देना, पर अभी जॉन डिनोलेट को हम याद रखेंगे, जिन्होंने डिप्रेशन वाला, अवसाद वाला व्यक्तित्व का एक प्रकार बताया है। तो ए बी रोजरमैन फ्रेडमैन, सी मोरिस और डी जॉन डिनोलेट, ठीक है। आंसर इसका हो गया रोजरमैन फ्रेडमैन। चौथा जी होलैंड, बता चुका हूं मैं आपको, याद है ना। जी होलैंड ने क्या दिया था? जी होलैंड ने व्यक्तित्व का षटकोणीय मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? षटकोणीय मॉडल दिया था, जो रिया सेक मॉडल के नाम से भी प्रसिद्ध है। रिया सेक क्या है? रिया सेक और कुछ नहीं है, पर पहले वर्ड्स हैं उनके, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्ट, सोशल, एंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल, ये 6 प्रकार बताए थे जी होलैंड ने। और खास बात है, जी होलैंड का ये षटकोणीय मॉडल व्यक्तित्व के विभाजन का अंतिम बिंदु माना जाता है। प्रथम बिंदु कौन सा माना जाता है? प्रथम बिंदु माना जाता है जिन्होंने व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन दिया था, आपके हिपोक्रेट्स। बताए थे ना उन्होंने 4 प्रकार, याद है आपको? मेलेनकोरिक, कोलेरिक, मेलेनकोरिक, सैंग्विन, फ्लेगमेंटिक, हिपोक्रेट्स प्रथम विभाजन। हालांकि हिपोक्रेट्स से पहले भी किसी ने विभाजन दिया था, और वो थे थियोस्टोफर, जहां से परसोना निकला है। पर जी होलैंड का अंतिम बिंदु माना जाता है, षटकोणीय मॉडल माना जाता है, रिया सेक मॉडल माना जाता है। 6 विमाएं बताई थी साहब इन्होंने, जैसे स्प्रेंजर साहब ने बताई थी, लगभग वैसी। तो ये प्रकार वगैरह सब आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं बुक्स में, वीडियोज़ में, इसलिए बार बार मैं इनका जिक्र नहीं करूंगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 13। और 13 ये प्रश्न मेरे को लेना पड़ा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। हमने कभी आपको बताया था कि साहब देखो, पहले सवाल पढ़िए, सवाल पर प्रश्न पढ़िए। पियाजे के अनुसार कौन सी प्री ऑपरेशनल अवस्था की एक सीमा नहीं है? इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, केंद्रीकरण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया। तो आपको याद है हमने कभी आपको सवाल बताया था कि साहब प्रतीकात्मक प्रक्रिया का संबंध कौन सी अवस्था से है? जवाब था प्री ऑपरेशनल। तो ये बात सही है कि प्रतीकात्मक प्रक्रिया, सिंबॉलिक प्रोसेस, प्री ऑपरेशनल अवस्था की बहुत बड़ी विशेषता है। और ये चारों प्री ऑपरेशनल अवस्था की विशेषता है साहब। इगोसेंट्रिज्म है, एनिमिज्म है, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण है, और प्रतीकात्मक प्रक्रिया, सिंबॉलिक प्रोसेस है ना। पर ये सवाल अगर यूं पूछ लें आपको कि सीमा नहीं है, सीमा मतलब कोई कमी है, तो कमी कौन सी नहीं है? कमी प्रतीकात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये तो अच्छी बात है साहब। सिंबॉलिक प्रोसेस शुरू हो गया। ईगोसेंट्रिज्म एक कमी थी, क्योंकि सामने वाला क्या वही सोचता है जो मैं सोचता हूँ? नहीं, ये गलत बात थी। एनिमिज्म, पहाड़, पेड़ पौधे सब लाइव हैं, जिंदा हैं, ये सही है क्या? नहीं, गलत था। केंद्रीकरण, एक ही वहाँ पे ध्यान जाता था, ये भी गलत था। तो ये तीनों तो कमियां हैं, और ये चौथी कमी नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखना है कि चारों की चारों विशेषताएं प्री ऑपरेशनल अवस्था के बारे में हैं, इसलिए ये सवाल हमको लेना पड़ा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और 14 फिर वो वाली बात आ गई, कौन सा विकल्प सही है? और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये चारों अभिक्षमता परीक्षण है। कौन से परीक्षण है? अभिक्षमता परीक्षण है। और इनमें से कोई बात पूछी जा सकती है तो ध्यान देंगे। कौन सा विकल्प सही है? सभी सही हैं। ध्यान रखना, डीएटी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभिक्षमता परीक्षण के 2 भाग किए जाते हैं। एक तो बहु अभिक्षमता परीक्षण, बहु अभिक्षमता परीक्षण जिनको सामान्यकृत परीक्षण भी बोलते हैं, और दूसरा विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण जिनको स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण भी बोलते हैं। एक तो बहु अभिक्षमता परीक्षण, ये क्या होते हैं? इनमें एक साथ बहुत से अभिक्षमता परीक्षण हो जाते हैं, इसलिए इनको बैटरी के नाम से भी बुलाते हैं। और विशिष्ट वाले जिनको स्वतंत्र भी कहते हैं, उनमें अलग अलग परीक्षण, अलग एक परीक्षण एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड को ही मापेगा। जैसे क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट विशिष्ट में आएगा, जैसे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट विशिष्ट में आएगा, जैसे टीचर बनने से पहले टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, वो विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का उदाहरण होगा। लेकिन सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के 3 प्रमुख उदाहरण हैं जो हमने आपके लिए यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले डीएटी। डीएटी क्या है? डीएटी दरअसल डी से बनता है डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दिया था, ऊपर मैंने नाम दे दिया, बिनेट, शिशोर और बेजमैन ने 1947 में। और इसमें 8 उप परीक्षण है। कितने उप परीक्षण है? 8 उप परीक्षण है। वो सारे इसमें है, तर्कणा, शाब्दिक तर्कणा है, मशीनी तर्कणा है, सब कुछ है, स्पेशल है। दूसरा जीएटीबी, तो पहला किसने बनाया ये आपको पता है, बिनेट, शिशोर, बेजमैन ने बनाया। 8 उप परीक्षण है। डीएटी एक बहु 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 अभिक्षमता परीक्षण का एग्जाम्पल है। तीनों ही बहु अभिक्षमता परीक्षण की एग्जाम्पल हैं। याद रखना है, डीएटी, विनेट, शिशोर, बेजमैन 8 उप परीक्षण है। जीएटी भी बहुत आसान है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। ये अमेरिका में बना था सैनिक सेना में भर्ती के लिए। और इसमें क्या है? इसमें 12 उप परीक्षण है। कितने हैं? 12 उप परीक्षण है। इसी तरह से FACT, याद रखना, एफ से बनता है फ्लेनेगन। फ्लेनेगन, ये नाम याद रख लेना बस आप। तो फ्लेनेगन, एफ से बनता है फ्लेनेगन
एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट। इसमें 21 उप परीक्षण हैं। कितने हैं? 21। इसमें 2 तो परफॉर्मेंस हैं और 19 आपके वो हैं प्रोफेशनल। तो याद रखना, DAT डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी है, और FACT में ऐप से बनता है फ्लेनेगन, जिन्होंने इसको बनाया था, तो फ्लेनेगन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट है। ये तीनों ही क्या हैं? तीनों ही अभिक्षमता की मापनी है, अभिक्षमता मापने के टेस्ट हैं। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत शानदार प्रश्न आपके लिए, बहुत कन्फ्यूजन था। अच्छा, पुरानी कुछ किताबों में कहीं भी किसी से भी वो मिस प्रिंट हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। मेरे वीडियोज़ में इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये मैं जो कमियाँ थी कहीं रही है तो कॉम्पनसेटरी या कुछ करेक्शन कुछ भी है तो इनको आप ऑथेंटिक मानना, जो मैं वीडियोज़ में बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना। गलत कथन है, यानी 4 कथन है, 4 में 1 गलत है, 3 सही है। पहला है, मैं नहीं जानता मैंने ये क्यों किया, दमन, तो याद रखना ये राइट है। रिप्रेशन, ध्यान रखना, शमन दमन में एक ही फर्क है। रिप्रेशन में अपने आप वो कष्ट अनुभूतियाँ जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारा अचेतन में चली जाती हैं, वो अपने आप जाती है। ओटो है ये, ओटो स्वतः बहिष्कृत होकर अचेतन में चले जाना दमन है, जबकि जानबूझकर किसी बात को दिमाग से निकाल देना शमन है। याद रखना ये। तो दमन में चली तो गई वो चीज़ें, लेकिन कभी ना कभी वापस लौट के आती हैं, इसलिए बहुत से काम हम यूं ही कर देते हैं, हमें पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं हम वो काम। हमारे अचेतन द्वारा निर्देशित, हमारा अचेतन हमसे करवाता है। कौन करवाता है? अचेतन करवाता है। इसलिए हम नहीं जानते, क्योंकि हम अचेतन के बारे में अनभिज्ञ होते हैं, पता नहीं होता हमें, इसलिए नहीं जानता कि मैंने क्यों किया। ये दमन है, रिप्रेशन है। ओके, ये करो ये ना करो, सुपर ईगो राइट है। ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत बार बहुत से लोग सुपर ईगो की जगह ईगो बोलते हैं। हमारी जो सबसे पहले वाली बुक थी उसमें भी ईगो था, तो आप सुपर ईगो कर लेंगे। एक्चुअली ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। यह करो ये नहीं करो, सुपर ईगो है। क्या है? सुपर ईगो। सुपर ईगो की 2 बेहतरीन बातें याद रखना आप। सुपर ईगो की 2 बेहतरीन बातें आप याद रखना। सुपर ईगो, फ्राइड साहब कहते हैं 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है ईगो आइडल। क्या है? ईगो आइडियल। ईगो आइडियल या सेल्फ आइडियल, जिसको हम बोलते हैं आदर्श अहम, यानी ईगो, सुपर ईगो हमारी एक आइडल और आदर्श की, हालांकि ईगो रियलिस्टिक है, ध्यान रखना आप, पर सुपर ईगो का एक पार्ट है ईगो आइडियल, जिसमें हम एक अपने आप की एक आदर्श छवि बनाने की कोशिश करते हैं, एक आदर्श अहम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? ईगो सेल्फ भी बोलते हैं इसको, मतलब सेल्फ आइडल भी बोलते हैं इसको, ईगो आइडल भी बोलते हैं। तो सुपर ईगो का एक तो भाग ये है। दूसरा सुपर ईगो का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसको बोलते हैं कॉन्सेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंस। कॉन्सेंस दरअसल क्या है? कॉन्सेंस को अगर आप हिंदी में बोलें तो कॉन्सेंस, हम कहते हैं मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, तो वो कॉन्सेंस क्या है? कॉन्सेंस दरअसल अंतरात्मा की आवाज़ है। तो हम सब में अंतरात्मा है, फ्राइड साहब कहते हैं, और वो हमें किसी भी काम को करने से रोक सकती है। ध्यान रखना, गुड और बैड, ये अच्छा है ये बुरा है, इसके बारे में ईगो कुछ नहीं जानता, ईगो कोई बात नहीं करता। गुड और बैड कौन डिसाइड करता है? हमारा कॉन्सेंस डिसाइड करता है, हमारी आत्मा डिसाइड करती है। और फ्राइड साहब कहते हैं कि यह करो यह ना करो, यह अच्छा है ये खराब है, एक तरीके से मोरालिटी तो है ना, इस मोरालिटी की बात करता है कॉन्सेंस। कॉन्सेंस ही दरअसल सुपर ईगो का एक पार्ट है। तो याद रखना, ये करो ये नहीं करो सुपर ईगो से संबंधित है। तीसरा एग्जाम्पल है, नए कलम से मैं परीक्षा में उच्च स्तरीय निष्पादन करूंगा। ये एक तरीके से एक तर्क है, और तर्क जहां पे आ गया, हालांकि ये बात गलत है पर वो स्वीकार्य तर्क देता है कि परीक्षा में बेहतर नहीं हुआ। उसने अगर दोष दिया ना कि इस कलम के कारण से मैं परीक्षा में बेहतर नहीं हुआ, तब तो हो जाएगा प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। लेकिन अगर वो ये कहता है अब मैं बेहतर करूंगा क्योंकि नई कलम खरीद ली है, तब होगा युक्तिकरण। क्या होगा? युक्तिकरण। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत शानदार है। मेरे उत्कर्ष के बच्चे तो पढ़ चुके हैं, पर जो एकदम मेरा वीडियो देख रहे हैं, सॉरी, वो आप रीड के बाद हमसे मिलना, हम बताएंगे आपको कि क्या होता है रिएक्शन, क्या होता है दमन, क्या होता है शमन, क्या होता है विस्थापन। विस्थापन में ध्यान रखना, तीन कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आपको, है ना? बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को पीटना भी विस्थापन है, मम्मी पापा से डांट खाने के बाद बच्चे का खेलने चले जाना भी विस्थापन है। और विस्थापन नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है। जैसे सुष्मिता सेन ने लिया था ना, वो पड़ोस, संतानहीन महिला का पड़ोस के बच्चों को प्यार करना विस्थापन है। लेकिन सुष्मिता सेन ने बहुत सी लड़कियों को गोद ले लिया, उनकी शिक्षा दीक्षा कर रही है, तो वो विस्थापन नहीं होगा। फिर वो सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान का काम हो गया ना, फिर वो परिशोधन हो जाएगा, मार्गंतरीकरण हो जाएगा, उदातीकरण हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, गलत कथन ये है, इड चेतन स्तर। दरअसल याद है ना आपको, इड चेतन स्तर नहीं है, बल्कि इड तो अचेतन का राजा है। इड किसका राजा है? अचेतन का राजा है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी परीक्षा में।
वो एक ये वाला चित्र याद रखना, ठीक है। इधर तो है सुपर ईगो, इधर तो क्या है, सुपर ईगो, और इधर नीचे इड है और ऊपर है ईगो, ठीक है। डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल दोनों बता रहा हूँ आपको एक साथ, ठीक है। तो सुपर यहाँ ईगो यहाँ, नीचे इड, और यहाँ तक का जो पार्ट है मैं आपको बता दूं, यहाँ तक का पार्ट वो अनकॉन्शियस है, वो है अचेतन मन। क्या है, अचेतन मन। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो है कॉन्शियस, वो है चेतन मन। और कॉन्शियस आपको पता है केवल 1/10 ही दिखता है, ठीक है। बाकी इतनी तो नदी है, उसमें डूबी हुई चीज़ें हैं, और केवल ऊपर का 1/10 दिख रहा है, वो कॉन्शियस है। अब आप गौर करेंगे, इड कंप्लीट अनकॉन्शियस में आ जाएगा, तो इड को अचेतन का राजा कहते हैं, और इड का संबंध केवल अचेतन से होता है, ठीक है। बीच वाला प्री कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, अर्धचेतन है, और ऊपर वाला कॉन्शियस है, ठीक है। ऊपर वाला चेतन, बीच वाला अर्धचेतन, और नीचे वाला अचेतन। तो इड कंप्लीट किस में आ जाएगा, अचेतन में आएगा, इसलिए इड का संबंध होता है अचेतन से। और इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा सब में है, ठीक है। सुपर ईगो तीनों में जा रहा है, ईगो भी नीचे वाले में ईगो बहुत कम आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये बोलना है सुपर ईगो और ईगो तीनों स्तरों पे होते हैं। याद रखना, सुपर ईगो और ईगो तीनों स्तरों पे होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तीनों से संबंधित होते हैं। सुपर ईगो भी तीनों से है, ईगो भी तीनों से है, लेकिन इड अकेले से है, और अकेला कौन सा है, अनकॉन्शियस या अचेतन। ये बात ध्यान रखना। एक आपको पता है अभी इसमें पूछा गया था, मैन इन मैन ईगो है, डेविल इन मैन इड है, और एंजल इन मैन सुपर ईगो है। याद रहेगा, ओके। तो ये सवाल आपका हो गया था। सवाल नंबर 16, और ये बहुत ही शानदार चीज़ है। देखिए, सॉरी, 16, इसमें एक्चुअली कुछ उन लोगों की बात करी है हमने जिनको हम न्यू फ्रॉइडियन बोलते हैं, नव फ्राइडवादी या पस फ्राइडवादी, जो फ्राइड के चेले थे, शिष्य थे, लेकिन कुछ बातों पे उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे, इनके इख्तलाफात थे, विरोध थे, और इस आधार पे इन सबको कहा गया नव फ्राइडवादी। और ऐसे 5 नाम याद रखना, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल रोजर्स, कार्ल यूंग और एरिक फ्रोम। एक 5वां नाम है, मूल दुश्चिंता से याद आया आपको, केरेन हार्नी। तो 5 के बारे में एक एक बात, 2 बातें हैं जो आप समझ लेना आराम से। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अल्फ्रेड एडलर हीनता मनोग्रंथि, बिल्कुल उन्होंने बोला था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोला था। कार्ल रोजर्स पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति, बिल्कुल फुली फंक्शनिंग पर्सन बोला था। कार्ल यूंग सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव, सामूहिक अचेतन माफ करें, कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोला था, प्रतिमा, ठीक है। और एरिक फ्रोम ने मूल दुश्चिंता नहीं बोला, बल्कि मूल दुश्चिंता तो किसने बोला था, केरेन हार्नी ने बोला था, केरेन हार्नी। तो चारों के बारे में ध्यान रखना। एक तो केरेन हार्नी के बारे में ध्यान रखना। केरेन हार्नी की 2 बातें, केरेन हार्नी फ्राइड की शिष्या थी, इन्होंने फ्राइड की इस बात के लिए आलोचना की कि फ्राइड साहब ने कहीं पे ये लिख दिया था कि साहब औरतें इन्फीरियर होती, औरतों को हीन बोला उन्होंने, हीन। तो इस बात के लिए केरेन हार्नी ने उनको चैलेंज किया कि औरतें हीन नहीं होती। तो एक तो इस बात के लिए वो जानी जाती है। एक केरेन हार्नी ने बाल्यावस्था की एक बड़ी विशेषता बताई है, बाल्यावस्था की, और वो कौन सी है, मूल दुश्चिंता, बेसिक एंग्जाइटी। तो याद रखना, बेसिक एंग्जाइटी का संबंध केरेन हार्नी से है, और विकास की कौन सी अवस्था से है, तो हम बोलेंगे बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था। ठीक इसी तरह अल्फ्रेड एडलर हीनता मनोग्रंथि या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, उसका संबंध भी किससे बताते हैं, उसका संबंध भी बाल्यावस्था से बताते हैं। दोनों बातें याद रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अल्फ्रेड एडलर साहब के बारे में 2 बातें हैं। एक तो यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, हीनता मनोग्रंथि, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बाल्यावस्था के बारे में। और एक अल्फ्रेड एडलर की दूसरी बात भी है, नोट डाउन कर लें आप, याद रखना। अल्फ्रेड एडलर दरअसल इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रवर्तक हैं, व्यक्ति या व्यष्टि मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं। याद रखना, व्यष्टि मनोविज्ञान किसने दिया, आप बोलेंगे अल्फ्रेड एडलर ने दिया, जो नव फ्राइडवादी हैं। इंडिविजुअल साइकोलॉजी किसने दी, अल्फ्रेड एडलर ने दी साहब। हीनता मनोग्रंथि किसने दी, अल्फ्रेड एडलर ने दी साहब। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसने बताया, अल्फ्रेड एडलर ने बताया। और अल्फ्रेड एडलर के अनुसार हीनता मनोग्रंथि का संबंध कौन सी अवस्था से है, जवाब होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अनुभव के कारण से ऐसा होता है, ऐसा बोला था अल्फ्रेड एडलर ने। ओके। कार्ल रोजर्स की एक बात यहाँ पे है, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति, यानी कार्ल रोजर्स मानवतावादी हैं, है ना। मैस्लो, कार्ल रोजर्स, इवन एरिक फ्रोम, ये लोग ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। और मैस्लो ने तो पूरा मॉडल दिया है, आप पढ़ चुके हैं, बार बार हमसे भी पढ़ चुके हैं। कार्ल रोजर्स की खास बात, एक तो उन्होंने बोला कि व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, इसलिए खुद ही बहुत बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो उसके लिए व्यक्ति को उन्होंने नाम दिया फुली फंक्शनल या फुली फंक्शनिंग पर्सन।
और एक आपको याद है हमने बताया था आपको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्या बताया था? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। ये कार्ल रोजर्स की दो बातें याद रखना। एक तो वहाँ पे बता दिया था हमने शायद आपको, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसने बोला? कार्ल रोजर्स ने बोला। एक पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति, कार्ल रोजर्स ने बोला। तो दो बातें होगी कार्ल रोजर्स की। कार्ल यूंग साहब की तीन बातें याद रखना आप। कार्ल यूंग की एक बात, सामूहिक अवचेतन, सामूहिक अचेतन, माफ करें, अवचेतन प्री कॉन्शियस होता है, ठीक है ना। तो सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात किसने करी? कार्ल यूंग ने करी, ठीक है ना। कि बहुत सी बातें हम सुनी सुनाई बहुत बरसों से चली आ रही हैं, उन्हीं को मानते हैं, सब लोग मानते हैं। तो वो सामूहिक अचेतन था। और कार्ल यूंग की दो और बातें याद रखना। एक, कार्ल यूंग चूंकि फ्राइड साहब के चेले थे ना, इसलिए फ्राइड साहब ने दिया था आपका साइकोएनालिसिस, और इन्होंने दिया अनालिटिक साइकोलॉजी। अनालिटिक, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान शब्द मिल जाए या अनालिटिकल साइकोलॉजी मिल जाए तो हमको बोलना है कार्ल यूंग। कौन? कार्ल यूंग। और एक कार्ल यूंग साहब की तीसरी बात है आर्किटाइप। कार्ल यूंग की तीसरी बात कौन सी है? आर्किटाइप। कभी आपने सुना आद्य प्रारूप, ठीक है, आद्य प्रारूप या आद्य प्रारूप, आर्किटाइप। तो याद रखना तीन बातें कार्ल यूंग की, एक आर्किटाइप आद्य प्रारूप, दूसरा सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, और तीसरा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान एनालिटिकल साइकोलॉजी किसने दी? कार्ल यूंग ने दी। एडलर की दो बातें आपको बता चुका हूं, हीनता मनोग्रंथि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और साथ में एडलर की दूसरी बात व्यष्टि मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति, और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इनकी दो बातें। और एरिक फ्रोम साहब ने मूल दुश्चिंता नहीं दी। मूल दुश्चिंता तो केरिन हार्नी ने दी थी, वो महिला थी, और उन्होंने बाल्यावस्था के बारे में मूल दुश्चिंता, बेसिक एंजाइटी टर्म दिया था। एरिक फ्रोम ने क्या दिया था? याद रखना, वेस्टी मनोविज्ञान दिया था एडलर साहब ने। किसने दिया था? एडलर साहब ने। और एरिक फ्रोम ने सामाजिक उन्मुखता सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? इनका ऑपोजिट हो जाएगा ना, सामाजिक उन्मुखता सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि मनुष्य मूलतः सामाजिक प्राणी होता है और वो न्याय, स्वतंत्रता और सत्य के लिए संघर्ष करता है, तभी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो एरिक फ्रोम मनुष्य को मूलतः सामाजिक प्राणी मानते हैं, और खास बात, सत्य, न्याय, स्वतंत्रता के लिए मनुष्य संघर्ष करता है, लड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 आपने बोला था बुद्धि के बारे में कुछ बताना, तो बुद्धि के बारे में जो इंपॉर्टेंट था यहाँ एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स में वही हमने लिया है। बाकी हमारी बुक्स और हमारे पीछे के चीज़ें तो हम आपको बहुत खूब बता ही चुके हैं, गार्डनर से लेके स्टर्नबर्ग तक। केटल जरूर याद रखना परीक्षा में। ओके, भारतीय परिस्थितियों में 17th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। भारतीय परिस्थितियों में बुद्धि को समाकलित बुद्धि, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस कहा है, जिसमें शामिल क्षमता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संदर्भ में बुद्धि की चार क्षमताएं बताई हैं, ठीक है ना। एक संज्ञानात्मक क्षमता, दूसरी सांवेगिक क्षमता, तीसरी सामाजिक क्षमता, चौथी उद्यमी क्षमता। तो इसमें तीन दे रखी है, एक नहीं दे रखी, वो कौन सी है? सामाजिक क्षमता। कौन सी है? सामाजिक क्षमता। इसलिए आत्म प्रबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक क्षमता यहाँ पे सही जवाब होगा। 18 का प्रश्न देखिए, डेनियल गोलमैन साहब आ गए साहब, सिलोवी मेयर प्रतिपादक हैं, याद रखना। और डेनियल गोलमैन ने प्रसिद्ध किया है संवेगात्मक बुद्धि को, 80% सफलता संवेगात्मक बुद्धि दिलाती है वो डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने, देखो आप कई जगह पढ़ते हैं चार प्रकार, मतलब संवेगात्मक बुद्धि के स्टेप्स चार, कई जगह पांच। दरअसल पांच भी गलत नहीं है, चार भी गलत नहीं है, डिपेंड करेगा कि परीक्षा में कहाँ से उठाया जाता है। आरबीएससी से उठा लेगा तो ये वाला आंसर आपको मानना है, ठीक है। और अगर वहाँ से उठाएगा दूसरी जगह से तो वो वाले आंसर आपको ऑप्शंस में पता लग जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। डेनियल गोलमैन ने सांवेगिक क्षमताओं के सेट में चार, इनका मॉडल भी ये बताएंगे हम आपको, सांवेगिक क्षमताओं के सेट में चार समूह बताएं, उनमें कौन सा नहीं है? तो याद रखना, इन्होंने चार समूह बताए हैं। आत्म अवगतता, दूसरा आत्मनियंत्रण, तीसरा सामाजिक चेतना, और चौथा सामाजिक कौशल। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल कॉन्शियस और सोशल स्किल। तो कौन सा नहीं बताया? सहानुभूति नहीं बताया साहब, ठीक है ना। सहानुभूति तो किसी ने नहीं बताया। सेलोवी मेयर की और उनकी वो दूसरी जगह इनका जो विवरण है उसकी बात करें तो उसमें भी सहानुभूति नहीं है, बल्कि परानुभूति है, इम्पैथी है, ठीक है ना। सहानुभूति कहीं नहीं होगा। तो यहाँ चार सेट में चार समूह बताएं, आत्म अवगतता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक चेतना और सामाजिक कौशल, याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 में, सॉरी माफ़ करें, ओके, तो इसमें थोड़ी, पता नहीं, मैं देखूंगा क्या गड़बड़ हुई थी, चलो बात की बात है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम थे सवाल नंबर 18। चलिए साहब, ये था डेनियल गोलमैन ने
ये तो बताई दिया मैंने आपको, 4 सेट बता दिए, आत्म अवगतता, आत्म प्रबंधन प्रबंधन, सामाजिक चेतना और सामाजिक कौशल। 19th 19वां देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ये 3 प्रसिद्ध मॉडल हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे आपको दे दिया। एबिलिटी मॉडल, योग्यता आधारित मॉडल बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में याद रखना आप। एबिलिटी मॉडल सेलवी और मेयर ने दिया है, जो संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक भी हैं। ट्रेट मॉडल केवी पेट्राइडस ने दिया है, ये याद रखना, ट्रेट मॉडल केवी पेट्राइडस, एबिलिटी मॉडल सेलवी तथा मेयर, और मिक्स्ड मॉडल डेनियल गोलमैन या परफॉर्मेंस मॉडल डेनियल गोलमैन, निष्पादन मॉडल भी कहते हैं इसको। तो तीनों ही सही हैं, तो याद रखना सही है। संवेगात्मक बुद्धि की मापन इकाई EQ है, याद रखना। एजुकेशनल कोसेंट नहीं है, ये इमोशनल कोसेंट है। ये क्या है? इमोशनल कोसेंट, और इसका सूत्र भी हमने दे रखा है। आज का आखिरी सवाल, उसके बाद मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ, तो उसको भी देखना, आप नोट डाउन करना। ओके, असत्य विकल्प छांटें। केटल संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण 4 से 8 वर्ष, भाटिया निष्पादन वैयक्तिक गतिक परीक्षण 11 से 16 वर्ष, जलोटा सामूहिक शाब्दिक साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 11 से 16 वर्ष, और HM मोहसिन भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण। तो गलत कौन सा है वो छांटने से पहले एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, शायद मैं देखता हूँ। देखो, एक तो ध्यान रखना, हमने वो देखा था ना DAT पे अभी प्रश्न आया था, उसमें शायद मैंने आपको बता दिया था। DAT का भारतीय अनुकूलन किसने किया था? तो हमको याद रखना है, DAT का भारतीय अनुकूलन किया था JM ओझा ने। किसने किया था? JM ओझा ने, जो मैंने शायद आपको नहीं बताया तो लिख लेना, या बता दिया तो कोई बात नहीं। भारतीय अनुकूलन किसने किया था? अभी इसमें आया था आपके हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले टेट में, JM ओझा। JM ओझा ने क्या किया था? DAT का भारतीय अनुकूलन किया था, याद रहेगा। इसी तरह से एक सवाल आया था अपने यहाँ पे, कौन सा था? ट्राइंगल वाला। अभिवृत्ति के जो मॉडल्स है ना, अभिवृत्ति एटीट्यूड की को परिवर्तन करने की कुछ बातें, या एटीट्यूड से संबंधित कुछ सिद्धांत। ओके, हाँ, यहाँ पे तो ध्यान रखना, भारत में भी एक एटीट्यूड से संबंधित सिद्धांत बनाया है किसी ने, और भारत में अभिवृत्ति का एक सिद्धांत दिया। किसने दिया? याद रखेंगे, उन्होंने दिया जिन्होंने 1930 में हिंदी भाषा में पहली बार बुद्धि परीक्षण दिया, SM मोहसिन। तो SM मोहसिन साहब की 2 बातें आपको पता लग गई। एक तो उन्होंने 1930 में हिंदी में भारत में बुद्धि परीक्षण किया था, वही SM मोहसिन। एक SM मोहसिन साहब ने क्या किया? SM मोहसिन साहब ने एक 2 लेयर का मॉडल दिया, एक द्विस्तरीय मॉडल दिया, जो अभिवृत्ति के बारे में है। किसके बारे में है? अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति के बारे में SM मोहसिन ने एक मॉडल दिया। आखिरी सवाल क्या था अपना? सॉरी, ओके, ये था। असत्य विकल्प छांटिए। तो देखो, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें असत्य, SM मोहसिन भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम सब जानते हैं भारत में पहला बुद्धि परीक्षण किया था CH राइस ने, 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में। इसलिए तो राइस हिंदुस्तानी बिने कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने बिने बुद्धि परीक्षण का अडेप्टेशन किया था, भारतीय अनुकूलन किया था। CH राइस ने, चूंकि अब उस समय की बात है जब लाहौर अपने देश में ही था, तो CH राइस ने लाहौर में ये वो किया था, बुद्धि परीक्षण किया था, जो उर्दू और पंजाबी भाषा में था। हिंदी भाषा में भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1930 में हुआ था, और वो किसने किया था? वो किया था SM मोहसिन ने। किसने किया था? SM मोहसिन ने। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखो, केटल की बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है केटल साहब। एक तो केटल के बारे में आपको उनका जो सिद्धांत था ना, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस, वो जरूर याद रखना है। फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस देने वाले थे केटल। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि देने वाले कौन थे? केटल थे। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, जन्मजात तरल है और ठोस क्या है? अर्जित है। ज्ञान, सूचना, नॉलेज के लिए सारे ठोस हैं, और जन्मजात में तरल में क्या था? हमारी जो भी तर्कणा है, मेमोरी है, एबिलिटीज़ हैं, समस्या समाधान के तरीके हैं, वो सारे फ्लूइड थे। ठीक है ना। ये जन्मजात होते हैं और ये अर्जित होता है। ठीक है। ये वर्टिकल बढ़ती है, एक निश्चित फ्लूइड इंटेलिजेंस किशोरावस्था तक ही बढ़ती है, क्रिस्टल जीवन भर बढ़ती है। ठीक है। ये केटल साहब की बात थी। और रेमंड केटल ने कुछ और बेहतरीन चीज़ें दी हैं, जिनमें से एक ये भी है कि रेमंड केटल ने प्रथम संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण बनाया था, कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट। ये परीक्षाओं में शॉर्ट फॉर्म में आ चुका है, CFIT, कल्चर फ्री, माफ करें, कल्चर फेयर, फ्री की जगह फेयर बोलते हैं आजकल हम। कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट पहला बनाने वाले थे केटल।
कौन थे? केटल। और इस पहले टेस्ट में उन्होंने 3 स्केल बनाई थी, जिसमें पहली स्केल के बारे में प्रश्न आता है, और ये स्केल और कुछ नहीं है बल्कि एज है। तो पहली जो स्केल थी वो 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए थी, बाद वाली 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी, बाद वाली उससे ऊपर थी। तो 4 से 8 वर्ष याद रखना, ये केटल का पहला संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण था, जो कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। केटल को और जोड़ देंगे तो फिर एक सी और आ जाएगा। ओके, वो सवाल क्या था देखिए आप, सवाल ये था, ओके, असत्य छांटना था। केटल संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण 4 से 8 वर्ष, बिल्कुल सही है, ये उनकी स्केल फर्स्ट है। और एक और बात ध्यान रखना, प्रथम संस्कृति मुक्त या संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण बनाने वाले कौन थे? तो हम बोलेंगे साहब केटल थे। दूसरा देखिए, भाटिया साहब की बात करते हैं। भाटिया निष्पादन, अब यहाँ पे मैंने इसलिए दिया इसको, यूँ इसलिए लिखा है कि भाटिया ने 5 बुद्धि परीक्षणों पर आधारित एक बुद्धि परीक्षण बनाया है, जिसमें कुछ भारतीय हैं, कुछ विदेशी हैं। तो आपने खूब इसको पढ़ लिया होगा ना। कोव ब्लॉक डिजाइन था, पास अलोंग अलेक्जेंडर वाला था, 5 थे इसमें, ठीक है। तो ये बैटरी जो थी, बैटरी उसको बोलते हैं, इसमें एक से ज़्यादा बुद्धि परीक्षण होते हैं। ये बैटरी दरअसल निष्पादन थी, यानी अशाब्दिक। निष्पादन का मतलब अशाब्दिक है। वैसे बुद्धि परीक्षण के 3 भाग किए जा सकते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक और निष्पादन। शाब्दिक में जो साक्षर व्यक्तियों के लिए होता है शब्द होते हैं, और अशाब्दिक में क्या होता है, निर्देश तो शब्द हो सकते हैं भाषा में हो, लेकिन बाकी चित्र वगैरह होते हैं, ठीक है, अशाब्दिक होते हैं। संस्कृति मुक्त, संस्कृति स्वच्छ, अशाब्दिक और निष्पादन दोनों माने जाते हैं। अशाब्दिक को निष्पादन भी कह सकते हैं, पर निष्पादन की एक अलग कैटेगरी रहती है, जिनमें हम जैसे ब्लॉक डिजाइन वगैरह हाथ से प्रहस्थन करें, मैनिपुलेशन करें, हाथ से चीज़ों का निर्माण करें, घुमाएं, कुछ करें मैनिपुलेट, तो वो तो हो गया परफॉर्मेंस या निष्पादन। जिसमें केवल चित्र वगैरह हो, संकेत वगैरह हो, मैट्रिक्स वगैरह हो, शब्द नहीं हो, वो हो गया अशाब्दिक। और जिसमें शब्द हो, वर्बल भाषा हो, वो हो गया भाषात्मक, शाब्दिक, वाचिक या फिर वर्बल, ठीक है। तो 3 प्रकार हो गए ना। तो भाटिया ने जो बनाया वो क्या था? वो निष्पादन था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते थे। को ब्लॉक डिजाइन था, पास अलोंग करना था, गुटके को बिना उठाए खिसकाना था, पैटर्न ड्राइंग था। पैटर्न ड्राइंग याद है ना आपको? बिना पेंसिल को उठाए ऐसे चित्र बनाने होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या था? निष्पादन परीक्षण थे, जो भाटिया साहब ने किए। और भाटिया साहब ने ये परीक्षण 11 से 16 ये परीक्षा में आ चुका है, इसलिए 11 से 16 वर्ष दोनों में 11 से 16 है। आपको जलोटा में 12 से 16 भी मिल सकता है, कभी 13 से 16 भी आपने कहीं पढ़ लिया हो, तो चिंता नहीं करें। 16 वर्ष याद रखना, इन लोगों ने 16 वर्ष की एक फिगर दी है। तो 11 से 16 वर्ष भाटिया और 11 से 16 वर्ष जलोटा है, ठीक है। 16 वर्ष याद रखना। अब फर्क क्या हुआ? भाटिया वाला निष्पादन है, लेकिन सामूहिक है कि व्यक्तिक? आप बोलेंगे व्यक्तिक है साहब, व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। कहीं पहले मैंने शायद उत्कर्ष में सामूहिक इसको बोल दिया होगा, तो करेक्शन कर लेना जो लोग लक्की लोग सुन रहे होंगे इस वीडियो को वो। बाकी तो बेचारे मासूम, वो पता नहीं पर वो कितना ध्यान रखते हैं। भाटिया निष्पादन व्यक्तिगतिक परीक्षण 11 से 16 वर्ष के लिए है साहब। इसमें 5 उप परीक्षण है, ध्यान रखना। ये है निष्पादन अशाब्दिक, ये व्यक्तिगत है या सामूहिक? तो हम बोलेंगे व्यक्तिगत है साहब। गतिक क्यों बोलते हैं पता है? गतिक जिसमें टाइम होता है, ठीक है ना, यानी पहले 3 कार्ड 5 मिनट में, 3 मिनट में, बाद वाले 2 मिनट में, ऐसा था ना उसमें टाइम। तो टाइम जिसमें होता है उसको गतिक परीक्षण भी बोलते हैं, स्पीड टेस्ट भी बोलते हैं। ये भाटिया साहब की बात है। तो भाटिया में याद रखना, सीएम भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया ने बहुत शानदार बैटरी दी है। विदेशी और भारतीय 5 उप परीक्षणों को मिला के दिया है, 11 से 16 वर्ष के लिए है। ध्यान रखना, ये अशाब्दिक है, परफॉर्मेंस वाला है इसलिए निष्पादन है, इसमें समय है इसलिए गतिक है, और ये सामूहिक नहीं होकर व्यक्तिगत है। ओके, तीसरा ऑप्शन था जलोटा। तो जलोटा साहब पे जो प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आया वो सुन लें आप। जलोटा साहब का परीक्षण, ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जनरल मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जी मेट के नाम से परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया है। यानी जलोटा का साधारण मानसिक योग्यता परीक्षा माना जाता है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का मतलब क्या हुआ कि वही एबिलिटी जो हम सब में होती है, रीजनिंग वाली, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली, उनके लिए टेस्ट बनाया था जलोटा साहब ने। और ये भी 11 से 16 वर्ष, कहीं 12 से 16 मिले चलेगा, 13 से 16 मिले चलेगा, 16 वर्ष याद रखना। अब जलोटा साहब की खास बात क्या है? जलोटा साहब का भाटिया वाला तो था व्यक्तिगत, और जलोटा साहब का क्या है? सामूहिक। याद रखना, भाटिया साहब का था निष्पादन या अशाब्दिक, और इनका है शाब्दिक। तो जलोटा का परीक्षण सामूहिक है, जलोटा का परीक्षण शाब्दिक है। सामूहिक का मतलब एक से ज़्यादा परीक्षण है, वो बात नहीं है, एक से ज़्यादा तो है इसमें, दोनों में ही है। पर सामूहिक का मतलब एक व्यक्ति पे नहीं, एक साथ कई लोगों पे प्रशासित होता है, वो सामूहिक है। जलोटा का सामूहिक है, भाटिया का व्यक्तिगत है। जलोटा का शाब्दिक है, वर्बल है, भाटिया का अशाब्दिक है या निष्पादन वाला है, परफॉर्मेंस वाला है। और जलोटा वाला साधारण मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करता है, जनरल मेंटल एप्टीट्यूड का टेस्ट करता है, एबिलिटीज़ का टेस्ट करता है, इसलिए जी मेट है, जी मेट याद रहेगा आपको। तो केटल बता चुका हूँ,
भाटिया बता चुका हूँ, जलोटा बता चुका हूँ, SM मोहसिन बता चुका हूँ। अगला वीडियो डाल रहा हूँ, जरूर देखना, नोट डाउन करना और चिंता नहीं करें। आप पहले दिन सेंटर पे चले जाना और कैसे क्या परीक्षा में पेपर करना है मेरी सलाह है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।